नमस्कार। आज का टॉपिक है साइटोलॉजी इन रिलेशन टू टैक्सोनॉमी। मतलब साइटोलॉजी का टैक्सोनॉमी से क्या संबंध है, वर्गीकी विज्ञान में किस तरह से साइटोलॉजी की मदद मिलती है वर्गीकरण में। तो पिछले कुछ दशकों में कोशिका विज्ञान ने पादप वर्गीकी में अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अनेक कोशिकीय लक्षण वर्गीकी में महत्वपूर्ण है। मतलब किन किन लक्षणों की मदद हमको वर्गीकी में मिलती है। तो कुछ लक्षण है, ये जो लक्षण है वो इस प्रकार से हैं। गुणसूत्र की संख्या व आकारिकी, गुणसूत्रों का व्यवहार, कब, जब अर्धसूत्री विभाजन हो रहा हो तब का, उनका व्यवहार किस तरह का है। गुणसूत्र की संरचना, अब ये जो गुणसूत्र है इसका संबंध जो है वो कोशिका के केंद्रक से है। तो पौधों के विकास और बंधुता को समझने के लिए भी इनका उपयोग किया जाता है। सबसे पहले हम आते हैं कि गुणसूत्र की संख्या के आधार पर हमने किस तरह से वर्गीकरण में मदद मिलती है। तो सामान्यतया गुणसूत्रों की संख्या प्रत्येक जाति के लिए निश्चित होती है और साधारणतया किसी वंश की विभिन्न जातियां अपने लक्षणों में गणितीय संबंध गुणसूत्रों की संख्या के आधार पर समानता व्यक्त करती है। उनके जो लक्षण है उनमें गणितीय संबंध होता है, वो गुणसूत्रों की संख्या के आधार पर समानता व्यक्त करती है। उदाहरण के लिए है जैसे सिस्टस वंश को पहले हेलिएंथीमम में सम्मिलित किया जाता था, परंतु सिस्टस में गुणसूत्रों की अगुणित संख्या 9 होती है और हेलिएंथीमम में गुणसूत्रों की संख्या 9 होती है। इसलिए सिस्टस को इससे हमको ये पता चलता है कि सिस्टक एक अलग वंश है। अब आते हैं हम गुणसूत्र की आकारिकी से क्या संबंध है। तो गुणसूत्र की आकारिकी से संबंधित अनेक लक्षण जैसे गुणसूत्र का स्वरूप, उसकी माप, हेटेरोक्रोमैटिन का वितरण आदि पादप वर्गीकी में महत्वपूर्ण होता है। उदाहरण के लिए जो हम देखते हैं तो सामान्यतः द्विबीजपत्री पादपों की अपेक्षा एक बीजपत्री पादपों में अपेक्षाकृत गुणसूत्र जो है वो माप में बड़े पाए जाते हैं। इसी प्रकार से काष्ठी पौधों में अपने शाकीय संबंधियों की अपेक्षा छोटे गुणसूत्र पाए जाते हैं। एग्जाम्पल है और दूसरा जैसे निकोटियाना, क्रैपीस, ऐसे वंश वर्गीकी में गुणसूत्र आकारिकी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। गुणसूत्र की संख्या व आकारिकी रेननकुलेसी कुल के विभिन्न संवर्गों व वंशों की प्राकृतिक व्यवस्था स्थापित करने में सहायक है। गुणसूत्रों की संख्या व अमाप के आधार पर ही ग्रेमिनी कुल को विभाजित किया जाता है। कुछ वर्गीकरण शास्त्रियों ने एगेओ व युक्का को अलग अलग कुलों में रखा है। जैसे एगेओ को एमरेलिडिएसी और युक्का को लिलिएसी में रखा था, परंतु उनका गुणसूत्र प्रारूप मतलब कैरियोटाइप जो है वो उसमें 5 लंबे और 25 छोटे गुणसूत्र होते हैं, जो इन दोनों वंश की एक ही कुल एगेवेसी में स्थिति को सुनिश्चित करता है। और हचिंसन ने अपनी वर्गीकरण पद्धति में इसका उपयोग किया है। अब आते हैं कोशिकीय संरचना। तो वंशीय स्तर पर कोशिका संरचना में पाई जाने वाली विभिन्नताएं वर्गीकी में महत्वपूर्ण है। वारबर्ग ने कोशिका संरचना के आधार पर जीरेनियल्स गण की वर्गीकी व बंधुता की विवेचना की है। कोशिका संरचना के आधार पर ही फर्नांडीज 1951 में और नर्सिसस ने वंश का एक नवीन वर्गीकरण प्रस्तुत किया है।
उन्होंने वंश की विभिन्न जातियों का जातिवृत्त बंधुता का भी वर्णन किया है। संकरण में गुणसूत्र का व्यवहार। अब संकरण मतलब जब मियोसिस डिवीज़न हो रहा है या जब क्रॉस होता है दो मेल और फीमेल गैमीट के बीच में, या दो क्रोमोसोम समजात होमोलॉगस क्रोमोसोम के बीच में जब क्रॉस होता है, तो उस समय गुणसूत्र का व्यवहार किस तरह से होता है। तो जातियों के बीच संबंध के लिए गुणसूत्र का व्यवहार का प्रमाण विशेष महत्व रखता है। दो जीवों में गुणसूत्र की संरचना समान हो सकती है, किंतु उनमें कार्यात्मक भिन्नता हो सकती है। मतलब उनकी संरचना तो समान होगी, लेकिन उनके कार्य अलग अलग हो सकते हैं। संकरण अर्धसूत्री विभाजन के समय होता है और इसके पहले सिनॉप्सिस का बनना होमोलॉगस क्रोमोसोम पर निर्भर करता है। अतः सिनॉप्सिस की कमी गुणसूत्र के मध्य संबंधता की कमी को व्यक्त करती है। और इस तरह की जिस हाइब्रिडाइजेशन के कारण या जो क्रॉस के कारण जो वर्गीकी में मदद मिलती है, तो हमको डिप्टेरा वर्ग के अंदर ये जो होमोलॉगस क्रोमोसोम की पैरिंग और सिनॉप्सिस की कमी वाली जो बातें हैं, ये डिप्टेरा वर्ग के में संबंधित जातियों के गुणसूत्रों के मध्य सूक्ष्म तुलना इनके द्वारा संभव है, क्योंकि इनकी लार ग्रंथियों में जो इंसेक्ट की जो डिप्टेरा वर्ग के जो इंसेक्ट्स के लार्वी होते हैं, उनके अंदर की जो लार ग्रंथियाँ होती हैं, उनके अंदर बड़े क्रोमोसोम्स उपस्थित होते हैं, सैलिवरी ग्लैंड क्रोमोसोम जिनको कहा जाता है, जो कि साइज में काफ़ी बड़े होते हैं। अब जनन में जो विभिन्नता है उसके आधार पर वर्गीकीकरण में किस तरह से मदद मिलती है। तो विभिन्न पादपों में पाए जाने वाले जनन की अनेक विधियों की उपस्थिति को प्रकट करने, कोशिका विज्ञान का पादप के वर्गीकी को निर्धारित करने में सहायक हुई है। जैसे वंश रोज़ा के और इस तरह का जो है ये विधि रोज़ा पादप के अंदर देखी जा सकती है। इसमें कुछ वास्तविक जातियां पाई जाती हैं, क्योंकि इनमें निश्चितता पाई जाती है और इनमें प्रकार की निश्चितता पाई जाती है, और शेष अन्य को मध्यवर्ती रूप में रखा जाता है। और यह पाया गया है कि वे संगठन में बहुगुणित हैं और अर्धसूत्री विभाजन के समय संकर गुणसूत्र के व्यवहार का मुख्य लक्षण दर्शाते हैं। इसमें अनियमित अर्धसूत्री लक्षण होने के बावजूद भी वास्तविक प्रजनन होने के कारण इस खोज में वास्तविक प्रजनन जो है वो किस तरह से हो रहा है, उसका कारण इस खोज में प्रकट हुआ है कि वो एपोमिक्टिक प्रकार के थे, अर्थात उनमें भ्रूण का निर्माण जनन कोशिकाओं से नहीं होता है बल्कि काय कोशिकाओं के द्वारा होता है। इस प्रकार एगेमिक कॉम्प्लेक्सेस निम्न एंजियोस्पर्म में भी पाए जाते हैं, जैसे रूबस, सिट्रस, पो आदि। धन्यवाद।